नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के इस शो में हम खास तौर पर बात करेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके, जैसे आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर आप एक मुश्त यानी लमसम निवेश करना चाहते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं जो कि आप अपना सकते हैं म्यूचुअल फंड निवेश के जरिए। लेकिन कौन सा जो जरिया है वो कब काम आता है, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। कब आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, कब आपको लमसम निवेश करना चाहिए, यही है आज की कुछ बारीकियां जिसको आज हम चर्चा में लाने वाले हैं अपने इस खास शो में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो हैं उनका परिचय करा दे। हमारे साथ विरल भट्ट हैं आज, उनसे हम खास तौर पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश सही है या फिर एसआईपी। मनी मंत्र के फाउंडर है विरल भट्ट। विरल का स्वागत करते हैं शो में। और विरल, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसे तरीके हैं जो कि ज्यादातर लोगों को और निवेशकों को मालूम है निवेश करने के लिहाज से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स में भी जाएं तो आपसे मैं समझना चाहती हूं, जब हम एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो कैसा तरीका है, कैसा जरिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? थैंक यू स्वाति जी शो में बुलाने के लिए। ये एक्चुअली देखने जाए ना तो म्यूचुअल फंड जनरली मैं जब भी लोगों को मिलता हूं तभी ये बात होती है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने सिप में इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि दोनों चीज़ एक ही होती है। म्यूचुअल फंड का एक जरिया होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और जैसे आपने कहा एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में ऐसा होता है कि आप रेगुलरली, जैसे कई दर्शकों को शायद से नहीं पता होगा कि अगर वो रिकरिंग डिपॉजिट, एक ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम बैंक में जाके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी ये एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने आपने जो आपको डेट जो चाहिए होती है, आपकी एक डिफाइंड डेट के साथ में वो हर महीने आपके अकाउंट से वो कटता है और काफ़ी सहूलियत मिलती है आपको यहाँ पे करने के लिए। क्योंकि आपका जो, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो धीरे धीरे एवरी मंथ आपकी जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हो वो अमाउंट से वो आपके बैंक अकाउंट से कट होकर वो म्यूचुअल फंड जो आप निश्चित करते हो वहाँ पे वो पैसा चला जाता है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक काफ़ी बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो उसको। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये आपको जो मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में आप एंट्री लेना चाहते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो एसआईपी काफ़ी बेहतर एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या तो टूल हो सकता है एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। एक यहाँ पर एसआईपी से जुड़ा हुआ सवाल विरल, वो ये होता है कि हमें ये तो मालूम है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करते हैं। क्या डेट में भी एसआईपी की जा सकती है? डेफिनेटली। ये जैसे मैंने कहा कि ये एक एसआईपी एक कॉन्सेप्ट है, तो या डेट या इक्विटी कोई भी फंड हो, आप दोनों में कर सकते हैं। बट अनुमान ऐसा देखा गया है कि इक्विटी फंड्स के तरफ अगर आप करते हो, क्योंकि एसआईपी एक जो प्रोडक्ट है या जो ये स्ट्रेटेजी है या ये जो एक टूल है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी इंटरेस्ट के पर इंटरेस्ट जो मिलता है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप 100 रुपये से 500 रुपये से भी एसआईपी में निवेश कर सकते हो, राइट। और जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसके वजह से जो इक्विटी मार्केट के तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है। और वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी वही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इक्विटी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो एसआईपी काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट हो सकता है। बट हाँ, आप डेट और इक्विटी, डेट फंड्स में भी कर सकते हो। अगर आपका जो गोल है, फाइनेंशियल गोल है, वो शॉर्ट टर्म वाला है, तो डेट में भी आप एसआईपी कर सकते हो। ओके, तो इक्विटी और डेट दोनों ही में एसआईपी एक अच्छा जरिया है निवेश करने का। जिससे पहले हम एक मुश्त यानी लमसम निवेश की तरफ आए, ये समझना जरूरी है कि एसआईपी के जरिए निवेश के फायदे क्या हैं। आपने जैसा अभी विरल बताया कि लंबे समय के लिए एसआईपी के फायदे होते हैं, वो फायदा कैसे मालूम चलता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमेशा जिक्र करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्गर टर्म में कैसे काम करती है एक निवेशक के लिए? एसआईपी के उस पर मैं कहूँगा स्वाति जी आपको कि 4 ऐसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी जैसी है जब हम एसआईपी का चुनाव करते हैं हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
जो आपको लंबी अवधि तक यानी वो काम आ सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी आपको इंटरेस्ट के ऊपर जैसे मार्केट की मूवमेंट होती है उसमें होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी अगर आप इक्विटी मार्केट में एंट्री करते हो, क्योंकि आपने अगर देखा है कि इक्विटी मार्केट कभी एक साथ में ऊपर के साइड नहीं होता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। अगर वो ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है और अगर मैं एसआईपी करता हूं, तो मैं जो एसआईपी की तरफ जो मेरा पैसा मैं निवेश करता हूं एवरी मंथ, वो जो जाता है मेरे बैंक अकाउंट से कटकर, वो हर एक मार्केट साइकिल को कवर करने की कोशिश करता है। अगर ये महीना में अगर मेरी जो मैंने डेट रखी है फिक्स एसआईपी में वो कट हो रही है, तो उस दिन मार्केट ऊपर है, तो मुझे जो मेरे यूनिट्स है वो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो मुझे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो यूनिट्स मिलेंगे वो मुझे कम मिलेंगे। बट अगर मेरा नेक्स्ट मंथ जब वो कटने वाला है और उस दिन मार्केट अगर नीचे जाता है, तो मुझे जो यूनिट्स मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मैं जो खरीद रहा हूँ, जो फंड मैं पैसा लगाकर जो वो फंड को खरीद रहा हूँ, जो स्टॉक्स वो बाई करने वाला है, उसमें अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उसका फायदा मुझे मिलता है। तो मेरी जो प्राइस भी है वो प्राइस डिफरेंट प्राइस पे वो बाय हो रहा है। तो एक मैंने कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फिर एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और एक फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा 100 रुपये से लेकर कम से कम 100 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये से भी आप आपका निवेश जो है एसआईपी में कर सकते हो। और लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे जितना ज़्यादा आप रखते हो तो ही आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो एसआईपी के द्वारा। तो ये एसआईपी के ये कुछ फ़ायदे हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अगर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लंबा निवेश यानी लंबी अवधि का निवेश, जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करें, जितना आपका गोल दूर होगा एसआईपी से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी इससे मिलता है, एसआईपी के जो खूबियां जिसे गिनाई हैं। अब हम जरा एक मुश्त निवेश की तरफ आते हैं। एक मुश्त निवेश यानी जिसको कहा जाता है लमसम अमाउंट। आपके पास इकट्ठा कुछ पैसा आ जाता है, इकट्ठी रकम होती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और आप उसको टुकड़ों में नहीं करके आप इकट्ठा कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। विरल, मैं सही हूं कि आप एक मुश्त निवेश कहीं पर करना चाहते हैं? तो एक मुश्त निवेश का फायदा कब किया जाना चाहिए, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के मन में होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये अनुमान अगर ऐसा देखा गया है कि डेट फंड्स में लोग ज़्यादा करते हैं कि मुझे शॉर्टर टर्म मेरे गोल्स हैं, मुझे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ करना है, तो मैं डेट फंड्स में करता हूं। बट ऐसा नहीं है, आप इक्विटी फंड में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है लमसम का, क्योंकि ये मार्केट यानी अगर मेरे पास कोई ऐसी अमाउंट आई है, जैसे कह सकते हैं कि जो सैलरी जिनको मिलती है, सैलराइड लोग रहते हैं, वो एक बोनस मिलता है उनको, तो वो एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम पे कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा फायदा एक मुश्त का ये है, लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है कि मार्केट साइकिल, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट की मूवमेंट मेरे पॉजिटिव की तरफ नहीं है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, करेक्शन आ सकती है, नीचे जा सकता है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन से मार्केट में कैसे मार्केट में मुझे अगर एक मुश्त है मेरे पास तो कैसे करना है, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी काम आती है जो है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर, जो मैं डेट फंड्स में करता हूं और वहां से डेट फंड्स में मैंने एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर लिया, लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया, और धीरे धीरे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे कभी कभी मेरे मार्केट के हिसाब से मुझे एंट्री लेनी है मेरे लमसम इन्वेस्टमेंट से। तो अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको मार्केट की चिंता है तो आप डेट फंड्स में करिए, ठीक है। अगर आपका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है तो आप एक साथ डेट फंड्स में डालिए, और अगर आपको इक्विटी मार्केट में करना है और आपके पास एक मुश्त पैसा है, लमसम पैसा है, तो आप पहले डेट फंड में एक साथ डाल दीजिए, और डेट फंड्स में से आप धीरे धीरे करके, जैसे एसआईपी कह सकते हैं उसको कॉन्सेप्चुअली, लमसम के अंदर भी आप एसआईपी के एसटीपी के रूट से धीरे धीरे आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। ओके विरल, जैसे आपने बताया कि एक मुश्त आप इकट्ठा पैसा डाल के आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हमें एसआईपी के बारे में कॉमनली काफी अच्छे से मालूम है। इनफैक्ट एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में भी निवेशक काफी अच्छे से जानते हैं। एसटीपी का जो ये जरिया है निवेश का, वो खासतौर पर गिरते बाजार में कैसा फायदा पहुंचा सकता है अगर हम एक मुश्त निवेश करते हैं तो? जैसे मैंने कहा कि डेट फंड्स में आप एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक्चुअली है ना, देखो ऐसा तो हम कहते हैं कि एसआईपी के बारे में बात कर रहे थे, एक फ़ायदा मैं गिनाने का मैं भूल गया कि मार्केट टाइमिंग,
यानी बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं कि वो मार्केट टाइम के बारे में पूछते हैं कि कैसा है ये मार्केट का टाइम, अच्छा है बुरा है, क्या करना चाहिए, तो उनके लिए वो एसआईपी काफ़ी बेस्ट है। सिमिलर वे में अगर वो मुझे लमसम के साथ करना है तो मैंने कहा कि भाई डेट फंड में डाल दीजिए आप। एक बार आपका पैसा है, लेट्स से एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है अभी डालने के लिए, तो अगर मार्केट के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आप कह रहे हैं कि एसटीपी के रूट से जाइए, तो 1 लाख पहले डेट फंड्स में डाल दीजिए, डेट फंड का चुनाव करिए और धीरे धीरे 20,000 या 25,000 हर महीने आपकी डेट फिक्स कर धीरे धीरे वो इक्विटी में आप उसमें एंट्री करिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो जैसे एसआईपी में वो यूनिट्स का फायदा मिलता है मूवमेंट के हिसाब से, उसमें भी आप एक महीने में एक बार नहीं, आप डिवाइड करके भी, आप वीकली भी डिवाइड करके कर सकते हैं। तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा है, अगर आप एक मुश्त करना चाहते हो तो डेट फंड में डालकर फिर इक्विटी में ट्रांसफर करिए, क्योंकि आपको ड्यूल एडवांटेज मिलेगा, डेट का भी रिटर्न्स मिलेगा जब तक वहां पे पैसा पड़ा हुआ है आपका, और इक्विटी में तो ट्रांसफर हो ही रहा है, तो लॉन्गर टाइम में आपको इक्विटी का भी फायदा हो सकता है। ओके, एक सवाल हमारे पास बिरल आ रहा है फेसबुक के जरिए, थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हल्का सा अलग है लेकिन है एसआईपी से ही जुड़ा हुआ। हमारे एक दर्शक सुदीप सिंघल कह रहे हैं कि क्या एसआईपी के जरिए ये इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्टली शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो किसी एक निवेशक को आप क्या सलाह देंगे? और वैसे ये काफी सब्जेक्टिव सवाल है, इनका अपना अभी जो तरीका क्या है, ये कौन से फेज में है अपने इन्वेस्टमेंट के, हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक जेनरिक आंसर क्या हो सकता है, एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट शेयर बाजार? आप अगर शेयर बाजार के बारे में जानते हो, आपको एक्सपर्टीज है, आप रिसर्च कर सकते हो, तो आप स्टॉक्स में भी एसआईपी जैसे कर सकते हैं। आप आपके निश्चित करिए 5 स्टॉक 10 स्टॉक्स, और उसमें आप एवरी मंथ उसमें आप एडिशन कर सकते हैं। और अगर आपकी समझ इतनी नहीं है, आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करना चाहिए, कौन से मार्केट लेवल में कैसे एंट्री करना चाहिए, तो आप वो फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर पे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट फंड चूज करेंगे। फंड मैनेजर जो है वो बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन करेगा और वो एसआईपी की तरह आपको फायदा मिल सकता है। ओके, तो सुदीप जी, आपको होपफुली अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक बेसिक डिफरेंस की हम बात करते हैं, क्योंकि हम एसआईपी और एक लमसम निवेश की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों के तो अपने अपने फायदे हैं, लेकिन एक निवेशक को कब एसआईपी करनी है और कब एक मुश्त निवेश करना है, क्या वो कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है? स्वाति जी, जैसे शो में हमने कहा कि एसआईपी वर्सेस लमसम एक मुश्त, ये एक्चुअली वर्सेस जैसा नहीं है, ये सिप एंड लमसम वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे होते हैं, उसको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जो डिसिप्लिन लाना है हमको, क्योंकि अगर हमारे लॉन्गर टर्म गोल्स हैं, हम कुछ लॉन्गर टर्म में कुछ हासिल करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो एसआईपी इज़ द बेस्ट वे। एसआईपी से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा हो सकता है। और अगर मेरे पास कुछ ऐसा पैसा आ गया, बोनस आ गया, कुछ ऐसी इकट्ठा कोई मैच्योरिटी मेरे एफडी की आ गई, जो मुझे मार्केट में निवेश करना है, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट होना है, बट मुझे लगता है कि मार्केट का लेवल जो है वो ज़्यादा है, हाई है, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो पहले आप डेट फंड्स में डाल दीजिए और डेट फंड में धीरे धीरे करके आप वो जो लमसम है, एक मुश्त अमाउंट है, वो आप मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं अपने निवेश को लेकर, अपने पैसे को लेकर। विरल, हमारे पास बहुत सवाल आ रहे हैं एसआईपी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए। राजेश साहा जी हमारे एक व्यूअर है, वो पूछ रहे हैं कि इन्हें 20 साल के लिए पैसे लगाने हैं और 20 साल के लिए चाहते हैं 1 लाख रुपए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं कि 20 साल में इन्हें 1 लाख रुपए इन्हें चाहिए, तो तरीका क्या हो सकता है इनका 20 साल में 1 लाख रुपए कमाने का? 20 साल में आपकी पहले तो निश्चित करिए, 1 लाख में से नहीं होगा 20 साल में 1 लाख। हाँ, सॉरी, 20 साल में 1 लाख तो बहुत ही कम रकम हो गई। हाँ, मेरे ख्याल से 10 लाख के कह रहे हैं। देखो, अमाउंट अगर मैं देखूं, अमाउंट को अगर अभी थोड़ा साइड में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका पहले गोल डिसाइड करिए कि आप वो किस गोल के लिए आप वो निवेश करना चाहते हो। और अगर 20 साल का टाइम है तो डेफिनेटली आप कोई भी मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड जो होता है, या तो उसका कॉम्बिनेशन भी, वो कोई भी आप म्यूचुअल फंड में करिए, आप 2 या 3 फंड सिलेक्ट करिए और आपकी अमाउंट निश्चित करिए। अमाउंट निश्चित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टारगेट अमाउंट जो है वो आपका निश्चित है कि आपको 1 लाख करना है या 10 लाख करना है, बट वो टारगेट करने के लिए मुझे कितनी एसआईपी करनी
होगी और मैं कितना रिटर्न्स का एजम्पशन कर सकता हूं, क्योंकि सी रिटर्न्स पास्ट परफॉर्मेंस तो वो गारंटेड नहीं है फ्यूचर में, बट एक अनुमान एक अगर हम लेकर चले कि 10% 12% जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न्स आए हुए हैं, और अगर फ्यूचर में भी मैं वो सोचकर लेकर चलूँ तो मुझे कितनी अमाउंट करनी होगी। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपके शायद से अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे तो वो आपको हेल्प करके दे सकते हैं कि कितनी अमाउंट मुझे वो पर्टिकुलर गोल के लिए करनी है और किसमें करना है। जैसे मैंने कहा, कोई भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लीजिए, मिड कैप लीजिए या तो स्मॉल कैप लीजिए या तो फ्लेक्सी कैप लीजिए, पर इक्विटी फंड्स में वो आप 20 इयर्स में आप वो इजीली आप वो गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एसआईपी वर्सेस एकमुश्त निवेश। हमारे साथ विरल भट्ट हैं मनी मंत्रा से, जो कि बता रहे हैं कि निवेश का तरीका आपके लिए एसआईपी या फिर एकमुश्त कौन सा कब होना चाहिए। दोनों ही निवेश के अपने अपने हिसाब से अच्छे तरीके हैं, लेकिन हो सकता है उनका अलग अलग समय हो आपकी जरूरत के हिसाब से। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है विरल, वो भी लेते हैं। हमारे एक व्यूअर संदीप जी पूछ रहे हैं कि क्या सर ये सही समय है एक मुश्त निवेश करने का म्यूचुअल फंड बाजार में, जब हमने देखा कि जो बाजार है अभी भी ओवरबॉट कंडीशन में है। संदीप जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि सही बात है कि ये थोड़ा सा मार्केट है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड जोन में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई नई खबर आती रहती है। तो वैसे भी शॉर्ट टर्म में तो देखने जाए तो मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा रिस्की होता ही है। एक मुश्त है तो जैसे मैंने कहा कि आप डेट फंड का निवेश करिए, पहले डेट फंड में निवेश करिए। आपकी जो एक मुश्त अमाउंट है, कोई भी शॉर्ट टर्म फंड हो गया या लो ड्यूरेशन फंड हो गया, और जिससे आप धीरे धीरे वो आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं आपके इक्विटी फंड में। क्योंकि अगर आपका टारगेट जो है वो थोड़ा सा लॉन्गर है, जैसे 5 इयर्स हो गया, 7 इयर्स हो गया, और इक्विटी में आपको पार्टिसिपेट करना है और मार्केट में कंफ्यूज है क्या करना है, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मुश्त अमाउंट डालिए उसमें और धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल हो, वीकली हो या मंथली हो, आप उसको ट्रांसफर करते जाइए आपके इक्विटी फंड्स में। ओके विरल, एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। रोहित झा हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए जैसे इन्हें अगर निवेश करना है तो किस तरीके का पोर्टफोलियो सही रहता है। बहुत अगेन हमारे पास ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन ये जो 2 गोल्स होते हैं किसी की भी लाइफ के बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स होते हैं और लंबी अवधि के ज्यादातर गोल्स होते हैं। तो कैसा निवेश का तरीका सही रह सकता है रोहित जी के लिए? रोहित जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, वैसे निवेश के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। आपको इंश्योरेंस में आपको चिल्ड्रन के रिलेटेड फंड्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ मिल जाएंगी। सुकन्या समृद्धि करके भी जो एक प्रोडक्ट है वो भी बच्चों के लिए ही खास आया है, गवर्नमेंट के सामने से आया है। म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे भी चिल्ड्रन से रिलेटेड, यानी अगर आपको बच्चों के लिए बच्चों को सोचकर निवेश करना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए हो गया या आपने कहा शादी के लिए, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट मैं यही कहता हूं कि पहले तो आप आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए एंटर कर रहे हो, और अगर वो लंबी अवधि का है, जैसे 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है आपके हाथ में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि लॉन्गर द ड्यूरेशन तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, बेहतर मिल सकते हैं। क्योंकि बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स पहले कहे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी एक अमाउंट मिलेगा। रिटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से गारंटेड काइंड ऑफ रिटर्न्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उसके मूवमेंट के हिसाब से भी डिपेंडेबिलिटी होती है, और फिक्स रिटर्न्स होते हैं काइंड ऑफ, राइट। बट अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर शादी के लिए कर रहे हैं या एजुकेशन, इन्फ्लेशन एक जो पार्ट होता है कि वो समय में जो आपका इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी बढ़ती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप निवेश करना चाहते हो, ऐसा मैं निवेश करूं जो मेरे इन्फ्लेशन को भी बीट करे और मुझे अच्छे रिटर्न्स भी दे, राइट। और अगर लॉन्गर होराइजन है तो जैसे मैंने कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा फिक्स्ड वाला भी रिटर्न चाहिए या तो सेफ और सेफ्टी को कंसर्न में रखना है, तो म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड्स करके ऑप्शंस होते हैं। आप इक्विटी और डेट का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 70% आप इक्विटी के लिए जा सकते हैं, इक्विटी फंड्स के लिए 20 to 30% आप डेट के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप म्यूचुअल फंड में आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके शादी के खर्चे के लिए आप जमा कर सकते हैं।
तो लंबी अवधि का नजरिया है अगर आपका रोहित जी, तो आपके पास फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस तो हैं ही, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसे, अगर 15 साल से ऊपर का नजरिया है, या फिर जैसा विरल ये भी कह रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है लंबी अवधि में अच्छा खासा रिटर्न कमाने का भी। एक और सवाल लेते हैं, जैसे राजीव जोशी जी पूछ रहे हैं, हालांकि वो एक विशेष फंड के बारे में पूछ रहे हैं, आप अपने हिसाब से विरल इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कैसे तरीके के फंड में करना चाहिए? क्या जिसमें एसआईपी कर रहे हैं एसटीपी का रूट उसी में अपना सकते हैं? थोड़ा सा प्रोसीजर समझाएं। एसटीपी के लिए आपको डेट फंड का चुनाव करना है। डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स हो गए, लो ड्यूरेशन कैटेगरी एक हो गई, क्योंकि म्यूचुअल फंड के डेट सेगमेंट में भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। जो शुरू को कैटेगरीज होते हैं वो ओवरनाइट फंड्स, फिर लिक्विड, फिर लो ड्यूरेशन फंड, फिर शॉर्ट टर्म फंड, फिर मीडियम टर्म डेट फंड्स, ऐसे अलग अलग होते हैं। बट अगर आप एसटीपी को टारगेट कर रहे हैं तो आप ओवरनाइट, लिक्विड और लो ड्यूरेशन फंड और ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के आप कर सकते हैं। क्योंकि सभी में जो मैंने ये जो कैटेगरीज कही, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे का इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती है कि आपको वो पोर्टफोलियो देखना रहता है, कितना उसमें यील्ड मिलती है वो देखना रहता है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हो जाती है। बट अगर आपको एसटीपी करना है तो डेट फंड में जाइए। डेट फंड में लिक्विड फंड, या तो ओवरनाइट फंड, या तो लो ड्यूरेशन फंड्स, या तो शॉर्ट टर्म फंड्स में जाइए, और धीरे धीरे उसको फिर इक्विटी में ट्रांसफर करना है। तो जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या अगर आपकी अवधि 10 साल 15 साल है तो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। मॉर्ले मैथ्यूज हमसे सवाल पूछ रहे हैं विरल कि 10 साल के लिए 10 करोड़ का अगर टारगेट चाहिए तो उसके लिए एसआईपी के जरिए अगर निवेश करना है तो कितने कितने रकम का निवेश करना चाहिए? वैसे बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये, इसके लिए थोड़ा सा स्टडी और गहन इसके अध्ययन की जरूरत है विरल को, लेकिन फिर भी लगभग कितने कितने अमाउंट का आप अगर थोड़ा बहुत मोटा मोटी बता सकें, क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, तो लगभग कितने फंड्स होने चाहिए अगर किसी को 10 साल में 10 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो? स्वाति जी आपने सही कहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करके अगर मैं सही तरीके से मुझे बताना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप आपके सिप अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो आप आपके इनकम, एक्सपेंस, आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है, वो सेविंग्स का पार्ट, कितना परसेंटेज ऑफ पार्ट आप एसआईपी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि गोल है वो एक सही है, आपको 10 करोड़ करना है 10 साल में, सही है, बट उसमें आप कितनी आप जान लगा के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी बहुत देखना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे सिप कैलकुलेटर्स आते हैं, या तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो राइट सिप अमाउंट कितनी है, मुझे कितनी सिप अमाउंट करनी होगी। वो चीज़ के लिए आपको पहले बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी कि मेरा इनकम एक्सपेंस रेशियो, सेविंग्स क्या है, वो सब चीज़ करने के बाद एक राइट सिप अमाउंट। और आपने कहा स्वाति जी कितने फंड्स होने चाहिए, देखो मैं ऐसा कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 फंड में आप आपका डिवाइड कर सकते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो। 10 साल का टाइम है तो आप फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं, आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स भी रख सकते हैं, एक लार्ज कैप फंड्स भी रख सकते हैं, बैलेंस वाले फंड्स भी आते हैं, बैलेंस कैटेगरी के हाइब्रिड फंड्स, जहाँ पे अगर मार्केट में कुछ ऊपर चढ़ाव, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो गया तो वो चढ़ाव में आपको ये बैलेंस फंड्स भी काम आ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं आपके 10 करोड़ के टारगेट के लिए। बट वो सिप अमाउंट जो है वो कैलकुलेशन आपको करनी होगी, एग्जैक्ट सिप कैलकुलेशन करने के लिए 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ वैसे बहुत, अगर आप 1 करोड़ हर साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करनी होगी, तो 1 करोड़ अगर आपको साल में अचीव करने हैं, ये तो सिर्फ मैं निवेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो ही 10 साल में 10 करोड़ का आपका, तो वो निवेश मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 5-6 करोड़ के हिसाब से आपका निवेश जाएगा 10 करोड़ अचीव करने के लिए। तो वो 5 to 6 करोड़ जो कैसे आप कितने मंथली आपको इनकम में से कितना आप कर सकते हो वो देखना जरूरी है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया विरल। सवालों की तो बौछार है, लेकिन समय क्योंकि हमारे पास कम है, इसलिए हम जो सवाल हमारे पास बचे हैं उनको हम जरूर अपने दूसरे शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। विरल को फिर से बुलाएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब उनसे जरूर लेंगे। फिलहाल आज के शो के लिए विरल हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।